हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक्स पॉलिटी से लेकर आए हैं और वह हमारा टॉपिक्स है, जैसा कि आपको सामने से दिख भी रहा होगा कि भारत का राष्ट्रपति अर्थात राष्ट्रपति भारत में बनने के लिए उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसको कैसे हटाया जाता है, उसका निर्वाचन कैसे होता है, एक एक पॉइंट पर हम विचार करते हुए तत्पश्चात आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ये मेरा वीडियो लंबा होगा, इसलिए हम इसको कम से कम 2-3 पार्टीशन में बांट करके तब हम जो है पार्ट बाई पार्ट जो है आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि एक बार कलम से क्रांति आ जाए। जैसा कि मैं प्रतिदिन बोलता हूं कि कलम से क्रांति आ सकती है, कलम से कलाम बन सकते हैं और कलम में वो ताकत है जो आपके इतिहास को बदल सकती है। दोस्तों, तो जी हाँ, अपनी कलम की ताकत को पहचानो और अपने जीवन का इतिहास बदल दो। दोस्तों, बिना समय को गवाए हुए हम अपनी कलम की क्रांति की ओर चलते हैं। दोस्तों, नया सेशन लेकर, नया टॉपिक से लेकर आज का हमारा जो टॉपिक्स होगा वह होगा राष्ट्रपति। जी हाँ, क्या होगा? राष्ट्रपति। तो दोस्तों चलिए, संविधान, जी हाँ, संविधान के भाग 5 में, जी हाँ, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर, जी हाँ, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, जी हाँ, 52 से लेकर 78 तक राष्ट्रपति और संघ की कार्यपालिका के बारे में वर्णन किया गया है। जी हाँ, किसके? संघ की कार्यपालिका के बारे में वर्णन किया गया है भाई। कितना? अनुच्छेद 52 से लेकर 78 अनुच्छेद तक में। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है। दोस्तों, यूट्यूब पे ढूंढते रहिएगा ऐसे प्रश्नों का संग्रह। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? तो देखिए, संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है दोस्तों? तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें राष्ट्रपति शामिल होते हैं। जी हाँ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जी हाँ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और दोस्तों महान्यायवादी। जी हाँ, महान्यायवादी। ये 5 लोग शामिल होते हैं भाई संघ की कार्यपालिका में। याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आया है और बच्चा इसमें कंफ्यूज हो गया है। इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? तो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिमंडल होता है और महान्यायवादी होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। जी हाँ, क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। जी हाँ, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। जी हाँ, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। वह देश की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। जी हाँ, राष्ट्रपति देश की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा,
राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, वह देश की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है, यह माना जाता है भारत के राष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों, राष्ट्रपति के बारे में एक एक प्रश्नों को चुन चुन कर करेंगे दोस्तों, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप YouTube पर कोई सा वीडियो नहीं देखना। ये पूरा इसमें मैंने समाहित किया है, इसलिए इसको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में बनाऊंगा दोस्तों, एक एक करके बनाऊंगा, ताकि यहां से बनने वाले एक भी प्रश्न आप इससे बाहर न जाने पाए। दोस्तों, राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है, जी हां, ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है, जी हां, राज्य प्रमुख होता है। इस नाते दोस्तों उसके चुनाव में अब चलेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव। इस नाते राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, कौन कौन भाग लेते हैं, जी हां, अब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। यहां बच्चा बहुत कंफ्यूज है, अभी आप मेरे प्रश्नों को देखेंगे और तत्पश्चात अपने अंतरात्मा की भावना को मिलाइएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ध्यान से सुनिएगा, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट में राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, जी हां, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य। तीसरे पॉइंट में आए, दिल्ली पांडिचेरी सहित सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जी हां, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, एकदम पॉइंट से लेते हैं। पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको इसमें किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आए। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरे पॉइंट पे दिल्ली पांडिचेरी सहित सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब अगले पॉइंट में राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग नहीं लेता है? जी हां, आप सही सुन रहे हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग नहीं लेता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। जी हां, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है, कौन कौन भाग नहीं लेते हैं? जी हां, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग नहीं लेता है? अब पॉइंट 1 में देखिएगा, लोकसभा के मनोनीत सदस्य, और दूसरे पॉइंट पे आइएगा, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और तीसरे पर विधान सभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तीसरे चौथे नंबर पे आए भाई, विधान परिषद के सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। जी हां, आपने सही सुना,
राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग नहीं लेता है दोस्तों? तो दोस्तों, लोकसभा के मनोनीत सदस्य, और आप जानते हैं कि लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो जैसा कि आप सबको पता है, 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत होते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य। जी हाँ, और विधानसभा में एक व्यक्ति को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। और भारत के 6 राज्यों में जो विधान परिषद है, उस विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं दोस्तों। तो एक एक पॉइंट को समझिएगा दोस्तों, ताकि कौन भाग लेता है वो भी आपको पता होना चाहिए, कौन भाग नहीं लेता है वो भी पता होना चाहिए। अब आगे कड़ी में चलते हैं दोस्तों, आगे कड़ी में क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं। जी हाँ, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? तो राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं, जी हाँ, राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं, जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, क्या योग्यता होना चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए? तो दोस्तों, पहला नंबर पे पहली कंडीशन क्या है? वह भारत का नागरिक हो। जी हाँ, पहला कंडीशन है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा कंडीशन क्या है? वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। जी हाँ, यानी वह कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति तभी बन सकता है जब न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष हो। अधिकतम की कोई गारंटी नहीं, जितना उसकी उम्र हो सके, लेकिन न्यूनतम 35 वर्ष निर्धारित है। तीसरी कंडीशन क्या है? वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। जी हाँ, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और चौथी कंडीशन क्या है दोस्तों? तो चौथी कंडीशन ध्यान से सुनिए, राष्ट्रपति बनने के लिए चौथी कंडीशन क्या है? वह संघ या राज्य सरकार के किसी भी पद पर ना हो। जी हाँ, चौथी कंडीशन क्या है? चौथी कंडीशन, वह संघ सरकार या राज्य सरकार, संघ सरकार या राज्य सरकार के अधीन, जी हाँ, के अधीन किसी सरकारी सेवा में ना हो। जी हाँ, सेवा में ना हो। जी हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति भारत का जो है और वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है तो वह राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन जो 4 कंडीशन मैंने बताई, ये कंडीशन होना चाहिए। और वह सरकारी सेवा में, कोई भी सरकारी व्यक्ति, याद रखना, राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अगर बनेगा तो उसको अपना पद त्याग करना पड़ेगा। और सरकारी पद में क्या नहीं माना जाता है दोस्तों, याद रखना, जैसे क्या क्या नहीं माना जाता है? जैसे राज्यपाल का जो पद है वो नहीं माना जाएगा। उपराष्ट्रपति, देखिए, राष्ट्रपति का पद सरकारी नहीं है। उपराष्ट्रपति सरकारी नहीं है। राज्यपाल ये भी सरकारी नहीं है। और याद रखना, मंत्रिपरिषद ये भी सरकारी नहीं है। तो ये कंडीशन होती है दोस्तों, ये कंडीशन ये सरकारी नहीं माने जाते दोस्तों। तो दोस्तों, और चौथी कंडीशन देखते हैं क्या है, क्या इसके लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होते हैं दोस्तों, तो इसको भी हम समझेंगे। प्रस्तावक क्या होता है और अनुमोदक। राष्ट्रपति बनने के लिए प्रस्तावक व अनुमोदक। जी हाँ, राष्ट्रपति बनने के लिए कितने प्रस्तावक की जरूरत पड़ती है और कितने अनुमोदक?
प्रस्तावक का मतलब यह है कि प्रस्ताव को पारित करने वाला। जैसे अभी बता रहे हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। जी हां, अगर आप राष्ट्रपति पद के लिए पर्चा भर रहे हैं तो 50 आपके प्रस्तावक होना चाहिए और 50 आपका अनुमोदक। अनुमाने पीछे होता है ना, तो इसका मतलब यह है कि जैसे आप लोग गांव का प्रधानी का जब चुनाव देखे हैं, तो मैं जानता हूं कि आप लोग देखे होंगे और गए होंगे ब्लॉक में। जब प्रधान जब पर्चा भरने जाता है तो प्रधान के साथ साथ एक व्यक्ति प्रस्तावक होता है और एक अनुमोदक होता है। वो जाता है, क्या करता है, वो जिस भी वार्ड से वो व्यक्ति है, उस वार्ड का कोई भी व्यक्ति, जैसे प्रधान का नाम 5 नंबर 3 नंबर 2 जैसा भी वार्ड में बटा है और उस वार्ड से वो चुनाव लड़ रहा है, तो वो जाएगा और उसी वार्ड का एक व्यक्ति जो चुनाव में वोटिंग करता है वो जाएगा और बताएगा कि हाँ मैं इसका प्रस्तावक हूं। और एक ही व्यक्ति और होगा, जी हाँ मैं इनको भली भांति जानता हूं, ये प्रस्तावक और ये अनुमोदक होते हैं। वैसे राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। ये और आगे चलते हैं दोस्तों। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक के बाद अब देखते हैं कि राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी है। जी हां, राष्ट्रपति की चुनाव की जमानत राशि, चुनाव की जमानत राशि। जी हां, ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कितना जमानत राशि रिजर्व बैंक में जमा किया जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रपति चुनाव की जमानत राशि 15,000। जी हां, कितना है, 15,000 रुपया है। और यह कहां जमा होती है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा होती है दोस्तों, राष्ट्रपति की चुनाव की जमानत राशि। और ये लोग बोलते हैं कि आपकी जमानत राशि जब्त कर देंगे, तो किस कंडीशन में ये 15,000 जो जमानत राशि है, ये किस कंडीशन में जमानत जब्त हो जाती है, बता रहे हैं। उसका कंडीशन सुनिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस कंडीशन क्या है, कुल वैध मतों का 1/6 भाग। जी हां, कुल वैध मतों का 1/6 भाग वोट मत ना मिलने पर आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। जब्त का मतलब आप समझ रहे हैं ना, वो सरकारी अकाउंट में चली जाएगी। जी हां, कहां चली जाएगी, सरकारी अकाउंट में चली जाएगी आपकी जमानत राशि। अब आगे क्या है भाई, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। जी हां, देखिए पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब मेरे प्यारे भाइयों जरूर करना, ताकि हमारा हौसला आपके लिए बुलंद रहे। तो दोस्तों शपथ ग्रहण, जी हां शपथ ग्रहण। अब इसमें यह कंडीशन आता है कि राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन कराता है, तो जी हां राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कराता है। जी हां, शपथ ग्रहण राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। जी हां, मुख्य न्यायाधीश। जी हां, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। और राष्ट्रपति, जैसा कि आप जानते हैं, उस शपथ को मैं क्या बोलूं, लेकिन ओरल आपको बोल रहा हूं, वो बोलता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और भारत की एकता, अखंडता, सुदृढ़ता को बनाए रखूंगा और कभी देश के संविधान के खिलाफ नहीं जाऊंगा। ये सब शपथ होती है जो राष्ट्रपति शपथ को ग्रहण करता है और तत्पश्चात वो अपना कार्य करता है दोस्तों। अब इसके बाद क्या है, अगली कंडीशन क्या है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। जी हां, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लगाई जाती है।
राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग। जी हां, ध्यान से सुनिएगा, महाभियोग क्या होता है और किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, एक एक पॉइंट में बताएंगे। जैसा मैंने कि बता दिया, इसको 2-3 पार्टीशन में करूंगा और तत्पश्चात आपको, ताकि इसमें से कहीं से मिस्टेक ना होने पाए और कोई पॉइंट ना छूटने पाए। राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार का वीटो पावर होता है, राष्ट्रपति के पास वह कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, जैसे कार्यकारी शक्तियां हो गई, विधायी शक्तियां हो गई, वित्तीय शक्तियां हो गई, कूटनीतिक शक्तियां हो गई, सैन्य शक्तियां हो गई और आपातकालीन शक्तियां। इन सारी शक्तियों को तोड़ तोड़कर एक एक पॉइंट पर बताएंगे दोस्तों। और जैसा कि आप देखेंगे वीडियो, आपको समझ में आएगा कि नहीं, सब वीडियो से मेरा वीडियो अलग है दोस्तों। देखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 61 के तहत, जी हां, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, ये हुआ लोकसभा, जी हां, ये हुआ लोकसभा, और याद रखना ये लोकसभा और इधर हो जाएगा राज्यसभा। जी हां, राज्यसभा, और इन दोनों से मिलकर क्या बना है, संसद। और संसद के जानते हैं कितने अंग, एक होता है, और राष्ट्रपति, याद रखना राष्ट्रपति होता है ना। तो अब जब राष्ट्रपति पर ही महाभियोग लगाया गया है, तो याद रखना ये प्रक्रिया और ये प्रक्रिया, 2 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, अर्थात संसद के दोनों सदन से गुजरना पड़ेगा। जैसे हम बात करें कि यहां से आप प्रक्रिया को प्रारंभ करें, अगर ये कंडीशन यहां पर ये भी आती है, आप चाहे तो यहां से भी प्रारंभ कर सकते हैं और चाहे तो यहां से भी प्रारंभ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो दोस्तों, जैसा हम लोकसभा से इस प्रक्रिया को प्रारंभ कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले, कितने दिन पहले, 14 दिन पहले उसको सूचित करेंगे। जी हां, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है। जी हां, राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। जी हां, अगर जिस भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा, सबसे पहले उसको 14 दिन पहले मोहलत दे दिया जाता है, सूचित कर दिया जाता है कि आप संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं और आप पर महाभियोग लगाया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, यदि वह अगर निर्दोष है तो अपना साक्ष्य एकत्र कर सकता है। और इसकी कंडीशन क्या है, चलिए उस कंडीशन को हम देखते हैं दोस्तों, कंडीशन को इसके देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा से प्रारंभ हुई, तो लोकसभा में उपस्थित 1/4, जी हां, ध्यान से सुनिएगा, बच्चा यहां 1/2 बोल देता है, लेकिन याद रखना 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। जी हां, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। किस पर, राष्ट्रपति के जो महाभियोग का प्रस्ताव तैयार किया गया है उस पर 1/4 सदस्यों का सिग्नेचर होना चाहिए, सहमति होना चाहिए। तत्पश्चात लोकसभा अपने 2/3 बहुमत से, जी हां, तत्पश्चात 2/3 बहुमत से किसको ट्रांसफर करता है, राज्यसभा को ट्रांसफर करता है दोस्तों। और जब राज्यसभा के पास ट्रांसफर करता है लोकसभा, तो ये राज्यसभा क्या करता है, राष्ट्रपति के ऊपर जो भी आरोप लगाया गया है उसकी वो जांच करता है। जी हां, आरोप की जांच करता है राज्यसभा आरोप की जांच करता है, आरोप की जांच करवाता है। जी हां, करवाता है। और दोषी पाए जाने पर, जी हां, दोषी पाए जाने पर 2/3 बहुमत से, जी हां, 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर देता है। जी हां, राज्यसभा भी अपने सदन में उपस्थित 2/3 बहुमत से इस पर जो महाभियोग का प्रस्ताव है उसको पारित कर देता है दोस्तों। तो एक कंडीशन यहां यह लागू होती है कि जैसे ही इसका मामला यहां पे राज्यसभा में पहुंचता है, तो राष्ट्रपति को अपने
साक्ष्य रखने का पूरा अधिकार होता है। साक्ष्य का मतलब यह है कि यदि वह निर्दोष है और उसके पास प्रमाण है तो राज्यसभा के सामने वो प्रस्तुत करे। अगर राज्यसभा उसका जो साक्ष्य देता है उसकी जांच कराता है, अगर वह सही निर्दोष है तो उस पर महाभियोग नहीं लगेगा, अगर वह दोषी है तो उस पर 2/3 बहुमत को पारित करके उसके पद से हटा दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हम इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे दोस्तों। अब इसकी अगली कड़ी में हम आपको क्या बताएंगे दोस्तों, राष्ट्रपति का जो पद है किस अनुच्छेद में है, 52 में क्या है, 53 में क्या है, 54 में क्या है, 55 में क्या है, और राष्ट्रपति का पद। 2 पॉइंट और सुन लीजिए भाई, 2 पॉइंट और सुन लीजिए तब आप अगली पॉइंट में चलते हैं दोस्तों। 2 पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। जी हां, ब्रिटेन से लिया गया। ध्यान से सुनिएगा, भारत में संसदात्मक व्यवस्था है और भारत का संसदात्मक व्यवस्था कहां से, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के, जबकि राष्ट्रपति का निर्वाचन, जी हां, राष्ट्रपति का निर्वाचन कहां से लिया गया है दोस्तों, तो आयरलैंड के संविधान से। जी हां, कहां से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखिए दोनों पॉइंट अलग अलग है, इसको ध्यान से रखिएगा कि अगर पद की बात करेगा तो ब्रिटेन से लिया गया है, अगर निर्वाचन की बात करेगा तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी अगली कड़ी में हम आपको क्या बताएंगे कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो इसकी चुनाव की मतगणना कैसे होती है, वारीता क्रम क्या है, क्या वारीता क्रम को कैसे निकाला जाता है दोस्तों, एक एक पॉइंट पर बात करेंगे और इसकी वारीता के बारे में बताएंगे कि अगर 3-4 लोग लड़ रहे हैं चुनाव में तब कैसे इनको वारीता दी जाती है, एक एक पॉइंट पर बात करेंगे दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए दोस्तों, ताकि आपको यह सूचना पहुंचती रहे जो भी नित्य नई वीडियो आए दोस्तों हम अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।